नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। क्या हालात हैं रूस और यूक्रेन के आपस के जंग के। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र का दौरा करने के लिए पहुंची आईएए की टीम को क्या कुछ मुश्किलात और कैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका को आईएमएफ की क्या कुछ मदद मिलने वाली है और इसके अलावा इथियोपिया में क्यों शुरू हुआ है एक बार फिर से संघर्ष। होंगी कई अन्य अहम वैश्विक खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के आसपास फिर हुई गोलीबारी की वजह से कई घंटों की देरी से पहुंचा आईएए का निरीक्षकों का दल। ताजा हमले के लिए रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। रूस के विदेश मंत्री ने कहा, निरीक्षकों का काम सुनिश्चित करने के लिए मॉस्को कर रहा है हर संभव प्रयास। यूरोप के कई देशों के लोगों को करना पड़ रहा बिजली की दरों में भारी वृद्धि का सामना। ब्रिटेन ने नए परमाणु संयंत्र में 700 मिलियन पाउंड के निवेश की घोषणा की। जर्मनी, स्पेन और बेल्जियम ने स्थिति से निपटने के उपायों की घोषणा की। करीब 6 माह बाद यूक्रेन में खुले स्कूल। चीन के शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकार के घोर उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट। वीगर मुसलमानों पर ढाए गए जुल्म, दुष्कर्म और जबरन नसबंदी के आरोप। चीन ने आरोपों को किया सिरे से खारिज। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए राहत की खबर। मदद के लिए आगे आया आईएमएफ। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे देश को $2.9 अरब का ऋण देने पर हुआ राजी। विस्तारित कोष सुविधा के तहत 48 महीने की अवधि के दौरान दिए जाएंगे $2.9 अरब। और करीब 5 महीने बाद इथियोपिया में फिर छिड़ा संघर्ष। टिग्रे के पश्चिमी क्षेत्र में इथियोपिया और इरिट्रिया की सेनाओं ने विद्रोहियों को बनाया निशाना। संघर्ष के कारण अम्हारा और अफार क्षेत्र के निवासियों का पलायन। और सबसे पहले खबर यूरोपीय महाद्वीप से। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच आईएए का विशेष दल जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पहुंचा। आईएए का दौरा विकराल आपदा के जोखिम का आकलन करना है। जंग के हालात ऐसे हैं कि आईएए के दल के संयंत्र पहुंचने से पहले ही वहां तक गोलीबारी होती रही। इस सबके बीच अच्छी बात यह है कि यूक्रेनी छात्रों ने पुनः विद्यालय का रुख किया है। यूक्रेन में आधे से अधिक स्कूलों को पढ़ाई के लिए खोल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी आईएईए का मिशन ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र पर पहुंचने ही वाला था कि क्षेत्र एक बार फिर भीषण गोलीबारी का शिकार हो गया। लिहाजा दल को अपने गंतव्य पर पहुंचने में कई घंटे की देरी हुई। विशेषज्ञों का यह दल विकराल आपदा के जोखिम का आकलन करने के लिए ज़पोरिजिया पहुंचा है। बताया जाता है कि आईएए निरीक्षक बॉडी आर्मर पहने और सफेद संयुक्त राष्ट्र के निशान वाले बख्तरबंद लैंड क्रूजर में यात्रा कर रहे थे। गोलीबारी की खबर मिलने के बाद शहर के बाहर पहले चेक पॉइंट पर उन्हें रोक लिया गया। मैं संयंत्र में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निरंतर उपस्थिति स्थापित करने की हर संभावना पर विचार कर रहा हूं, जो कि नियमित, निष्पक्ष, विश्वसनीय और तटस्थ हो। हमें लगता है कि वहां की स्थिति को स्थिर करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा। ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र रूसी सेना के कब्जे में है, लेकिन संचालन का काम यूक्रेनी कर्मचारी कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के मिशन में बाधा डालने की कोशिश का आरोप लगाया है। यूक्रेन की सरकारी परमाणु कंपनी ने कहा है कि रूसी गोलीबारी में 2 चल रहे रिएक्टरों में से एक को बंद करने पर मजबूर कर दिया। वहीं मॉस्को को दावा है कि संयंत्र पर यूक्रेनी नियंत्रण के एक और प्रयास को विफल कर दिया गया है। हमले में पास के शहर को भी निशाना बनाया गया है। लोग तहखानों में छिपने पर मजबूर हो गए। गोली किसने चलाई इसका पता नहीं चल सका है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार हमले में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। सुबह शहर की बिजली गुल हो गई थी। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में घुसने और यूक्रेनी तोड़फोड़ करने वालों को नष्ट करने के उनके प्रयासों को विफल करने के लिए रूसी सशस्त्र बलों की एक इकाई रोस गार्ड सेवा कर्मियों को सुदृढ़ करने के लिए पहुंची है।
यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की स्थिति हफ्तों से चिंताजनक बनी हुई है। संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से गोलीबारी हो रही है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मॉस्को ये सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहा है कि संयंत्र सुरक्षित रूप से संचालित हो सके और IAEA निरीक्षक अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम हों। हमने इस पर जोर देकर कहा है कि मिशन में बैलिस्टिक विशेषज्ञों को जरूर शामिल किया जाए। मुझे विश्वास है कि हम इसका पता जरूर लगा लेंगे, या यूं कहे कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इसे जानने का मौका मिलेगा। युद्ध के बीच यूक्रेनी छात्र कक्षाओं में लौटना शुरू हो गए हैं। देश में आधे से अधिक स्कूलों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई के लिए खोल दिया गया है। कई यूक्रेनी छात्रों के लिए 24 फरवरी को रूसी सेना की चढ़ाई से एक दिन पहले स्कूल का अंतिम दिन था। पिछले 6 महीनों में जंग के दौरान करीब 379 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 233 लापता बताए जा रहे हैं। 7013 बच्चों को रूस ले जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। युद्ध में 2400 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 269 नष्ट हो गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने स्कूल शुरू होने के पहले दिन इरपिन में एक स्कूल का दौरा कर बच्चों का हौसला बढ़ाया। शिक्षकों की सुनिए, वे सिर्फ आपके शिक्षक ही नहीं हैं, वे आपके दूसरे माता पिता की तरह हैं। आपको शुभकामनाएं। उधर यूरोपीय संघ द्वारा रूसी नागरिकों के लिए वीजा व्यवस्था को सख्त किए जाने के फैसले की रूस ने कड़ी निंदा की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संभावित जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पिछले दिनों रूस की सीमा से लगे यूरोपीय संघ के 5 देशों फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड ने संयुक्त बयान में कहा था कि वे सार्वजनिक सुरक्षा मुद्दों के मद्देनजर अस्थायी प्रतिबंध या पाबंदी लगा सकते हैं। रूस की लुकोइल तेल कंपनी के चेयरमैन रवील मगनोव की मॉस्को में एक अस्पताल की खिड़की से गिरने से मौत हो गई। कंपनी ने उनकी मौत की पुष्टि की है, लेकिन केवल इतना कहा है कि 67 वर्षीय मगनोव का गंभीर बीमारी के बाद निधन हो गया। रवील मगनोव को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का काफी खास माना जाता था। रूसी जांच अधिकारियों ने कहा है कि वे घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी मौत कैसे हुई। रूसी जांच अधिकारी प्रथम दृष्टया इस घटना को आत्महत्या मान रहे हैं, लेकिन हाल के समय में व्लादिमीर पुतिन के करीबियों की एक के बाद एक मौत से रूस की चिंता बढ़ गई है। और कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिएं, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें।
देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए एनजीओ, सीएसओ, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। नवजात शिशु को पहले 6 महीने तक माँ के दूध से सारा जरूरी पोषण मिल जाता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी पोषण की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। 6 महीने से 2 साल तक माँ के दूध के साथ साथ बच्चों को अन्य खाद्य चीजें भी देना आवश्यक है। कॉम्प्लीमेंट्री भोजन देते समय खाद्य सुरक्षा के इन पहलुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को अच्छे से धो लें, जैसे दाल, चावल, सब्जी, फल इत्यादि। बच्चे को उबला हुआ पानी ही देना चाहिए और उसके भोजन को भी उबले हुए पानी से ही तैयार करना चाहिए। भोजन बनाने और खाने से पहले माता पिता और बच्चों के हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ये कीटाणुओं द्वारा भोजन के दूषण व उससे बच्चों में होने वाले दस्त या डायरिया से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक संभव हो बच्चों को ताज़ा खाना ही दें। साफ बर्तन के इस्तेमाल करने से भोजन में कीटाणुओं की रोकथाम की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए साफ कटोरी और चम्मच का इस्तेमाल करिए। इन बातों का रखो ध्यान ताकि बच्चे रहें स्वस्थ और खुशहाल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब रुख करते हैं एशिया महाद्वीप की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने चीन के शिनजियांग प्रांत पर बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की है, जिसमें शिनजियांग में मानवाधिकार के घोर उल्लंघन की बात कही गई है। जांचकर्ताओं ने यातना के पुख्ता सबूत मिलने का दावा किया है, जो संभवतः मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर है। विश्व वीगर कांग्रेस ने रिपोर्ट का स्वागत किया है, तो वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को झूठी जानकारी का संग्रह कहा है। चीन के शिनजियांग पर अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। हालांकि चीन ने इस रिपोर्ट को पश्चिमी शक्तियों का तमाशा बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने का
आग्रह किया है। रिपोर्ट में वीगर समेत दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ मूल अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की बात कही गई है। जांचकर्ताओं ने यातना के पुख्ता सबूत मिलने का दावा किया है, जो संभवतः मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट के कार्यकाल के अंतिम दिन इस रिपोर्ट को जारी किया गया। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान वीगरों के खिलाफ जारी अत्याचार का मुद्दा छाया रहा। संयुक्त राष्ट्र की 48 पन्नों वाली रिपोर्ट में वीगर मुसलमानों के लापता होने का भी जिक्र है। साथ ही अल्पसंख्यकों को हिरासत में रखने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। यहाँ तक कि शिनजियांग में मुस्लिम महिलाओं के साथ दुष्कर्म और पुरुषों की जबरन नसबंदी की जा रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि शिविरों में कितने लोगों को रखा गया है, इसको सुनिश्चित कर पाना मुश्किल है। लेकिन मानवाधिकार समूहों का अनुमान है कि इन शिविरों में 10 लाख से अधिक लोगों को हिरासत में रखा गया है। विश्व वीगर कांग्रेस ने रिपोर्ट का स्वागत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपनी प्रतिक्रिया देने का आग्रह किया है। मुझे लगता है कि विशेष उच्चायुक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट को जारी कर रहा है, जो कि उन निष्कर्षों के महत्व की गवाही देता है और इस रिपोर्ट पर चीन पक्षपाती होने का आरोप नहीं लगा सकता। यूरोपीय संघ शिनजियांग और चीन के अन्य हिस्सों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की कड़ी निंदा करता है, विशेष रूप से उइगरों और राष्ट्रीय, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित उन व्यक्तियों के उत्पीड़न की। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन वीगर मुसलमानों में मौजूद आतंकवादियों को निशाना बनाने के नाम पर बड़ी संख्या में आम लोगों को तथाकथित व्यावसायिक, शैक्षिक और प्रशिक्षण शिविरों में ठूसा जा रहा है। मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार वर्ष 2017 से ही लोगों को मनमाने तरीके से बंदी बनाने और दुर्व्यवहार के ऐसे ही अन्य तरीकों को लागू किया जा रहा है। इन तरीकों में मानवाधिकार और बुनियादी स्वतंत्रता मनमाने ढंग से और भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लगाना शामिल है। ये खुले रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का उल्लंघन है। साथ ही इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और निजता व आंदोलन के अधिकारों पर प्रतिबंध भी शामिल हैं। रिपोर्ट में शिनजियांग प्रांत में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के अलावा चीनी सरकार से प्रशिक्षण केंद्रों और जेलों में बंद सभी वीगर मुसलमानों को रिहा करने के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में शिविरों व अन्य बंदी गृहों में मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों की त्वरित सरकारी जांच कराने की भी मांग की गई है। तथाकथित मूल्यांकन रिपोर्ट अमेरिका और कुछ पश्चिमी ताकतों द्वारा नियोजित और निर्मित की गई है। यह पूरी तरह से अवैध और अमान्य है। रिपोर्ट झूठी जानकारी का संग्रह है। चीन के पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में चीनी प्रशासन और स्थानीय वीगर जनजातीय समुदाय के बीच संघर्ष का बहुत पुराना इतिहास है। वीगर असल में मुसलमान हैं। सांस्कृतिक और जनजातीय रूप से वे खुद को मध्य एशियाई देशों के करीब मानते हैं। यहाँ के काशगर जैसे कस्बे प्रसिद्ध सिल्क रूट के बहुत संपन्न केंद्र रहे हैं। शिनजियांग आधिकारिक रूप से स्वायत्त क्षेत्र है। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में ये इलाका थोड़े दिनों के लिए स्वतंत्र रहा। 1949 में चीन ने पूरी तरह से इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। बीजिंग पर आरोप है कि 1990 के दशक और 2008 में शिनजियांग में हुए प्रदर्शनों के बाद सरकार ने दमन तेज कर दिया है। शिनजियांग में चीन के हान समुदाय को बड़े पैमाने पर बसाने की कार्रवाई ने यहाँ के वीगरों को अल्पसंख्यक बना दिया है। चीन अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए वीगर अलगाववादियों के खतरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। साल 2009 में शिनजियांग के प्रशासनिक राजधानी उरुमुची में हुए जातीय दंगे में करीब 200 लोग मारे गए थे। माना जा रहा है कि इस हिंसा की शुरुआत एक फैक्ट्री में हान चीनियों के साथ संघर्ष में 2 वीगरों की मृत्यु से हुई थी। भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को आईएमएफ ने मदद का हाथ बढ़ाया है। आईएमएफ श्रीलंका को $2.9 अरब का कर्ज देगा। आईएमएफ और श्रीलंका के बीच 48 माह के कर्ज पर सहमति बनी है। आईएमएफ के मुताबिक मदद का मकसद श्रीलंका में व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण वहनीयता को बहाल करना है और इसके साथ साथ उसके वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना भी है। गुरुवार का दिन श्रीलंका के लिए राहत भरा रहा, जब पिछले कई महीनों से भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस द्वीपीय देश के लिए मदद के लिए आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया।
लंबी बातचीत के बाद आईएमएफ प्रारंभिक समझौते के तहत श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर का कर्ज देने के लिए राजी हो गया। देश के पास विदेशी मुद्रा की भारी किल्लत हो गई है, इस कारण यह आवश्यक वस्तुओं का आयात नहीं कर पा रहा है। आईएमएफ और श्रीलंकाई अधिकारियों के बीच विस्तारित फंड सुविधा के तहत 48 माह के कर्ज पर सहमति बनी है। इस समझौते को आईएमएफ के प्रबंधन और उसके कार्यकारी बोर्ड से मंजूर किया जाना है। आईएमएफ और श्रीलंका के अधिकारी संकटग्रस्त देश की आर्थिक नीतियों को समर्थन देने की खातिर कर्मचारी स्तर के समझौते पर सहमत हुए हैं। इस व्यवस्था के तहत विस्तारित कोष सुविधा के 48 महीनों की अवधि के दौरान 2.9 अरब डॉलर दिए जाएंगे। पिछले 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों का ये दूसरा दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब श्रीलंका वैश्विक ऋणदाता के साथ 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम को हासिल करने के लिए एक समझौते की कोशिश कर रहा है। ये पैकेज आर्थिक बदहाली से जूझ रहे देश के लिए वरदान साबित हो सकता है। आईएमएफ की ओर से कहा गया है कि इस मदद का उद्देश्य श्रीलंका में व्यापक आर्थिक स्थिरता और ऋण वहनीयता को बहाल करना है और इसके साथ साथ वित्तीय स्थिरता की भी रक्षा करना है। आर्थिक मदद देने से पहले आईएमएफ ने श्रीलंका को कई सुधारात्मक कदम उठाने को कहा था। उसने ऋण वहनीयता सुनिश्चित करने और वित्तीय खाई को पाटने में मदद के लिए बहुपक्षीय साझेदारों से अतिरिक्त आर्थिक मदद करने और श्रीलंका के कर्जदाताओं से कर्ज राहत देने का भी आह्वान किया था। देश को अपने 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का पुनर्गठन करने की भी उम्मीद है। जापान को इस मुद्दे पर चीन सहित अन्य लेनदार देशों के साथ समन्वय करने की उम्मीद है। अप्रैल के मध्य में विदेशी मुद्रा संकट के कारण श्रीलंका ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। यह हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पहली बार है जब हमें दिवालिया घोषित किया गया। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, आइए हम खुद को एक निर्यात उन्मुख उद्योग अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएं। देश पर 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण बकाया है, जिसमें से 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 2027 तक भुगतान किया जाना है। अगस्त में श्रीलंका की मुद्रास्फीति दर 64.3% तक पहुंच गया। विश्व बैंक ने अपने नवीनतम आकलन में कहा है कि श्रीलंका दुनिया में सबसे अधिक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के साथ 5वें स्थान पर है। श्रीलंका जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और तुर्की से पीछे है, जबकि लेबनान सूची में सबसे आगे है। निजी लेनदारों के साथ एक सहयोगी समझौते तक पहुंचने की कोशिश सुनिश्चित करने के लिए आईएमएफ को श्रीलंका के आधिकारिक कर्जदारों से वित्तीय आश्वासन हासिल करने की भी जरूरत है। आईएमएफ के इस बयान में कहा गया है कि श्रीलंका के लेनदारों से ऋण राहत और बहुपक्षीय भागीदारों से अतिरिक्त फंड की जरूरत होगी ताकि कर्ज स्थिरता सुनिश्चित करने और फंड की कमी को दूर करने में मदद मिल सके। आईएमएफ के इस कर्ज कार्यक्रम का लक्ष्य राजकोष को ठोस बनाने, ईंधन और बिजली के लिए नई कीमतें तय करना, सामाजिक खर्च में वृद्धि, केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को मजबूत और देश के खत्म हो गए विदेशी मुद्रा भंडार को फिर से बढ़ाने के लिए सरकारी राजस्व बढ़ाना होगा। आईएमएफ के बयान में कहा गया है कि दुनिया में सबसे कम राजस्व स्तरों में से एक से शुरू होकर ये कर्ज कार्यक्रम प्रमुख कर आधारों को लागू करेगा। इन सुधारों में व्यक्तिगत आयकर को और अधिक प्रगतिशील बनाना और कारपोरेट आयकर और वैट के लिए कर आधार को व्यापक बनाना शामिल है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद 5 सितंबर से 8 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, will pay a state visit to India from September 5 to September 8 this year. Prime Minister Sheikh Hasina last visited New Delhi in October 2019. During this visit, Prime Minister Sheikh Hasina will call on the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar. She will also hold bilateral consultations with the Prime Minister Shri Narendra Modi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will call on the Prime Minister Sheikh Hasina during her visit. पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन ने पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। पिछले महीने इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
और अब आइए रुख करते हैं अफ्रीकी महाद्वीप की ओर। इथियोपिया के उत्तरी क्षेत्र में एक बार फिर संघर्ष शुरू हुआ है। इथियोपिया और इरिट्रिया की सेना टिग्रे क्षेत्र में विद्रोहियों को निशाना बनाते हुए उन्होंने हमला किया। 2 साल तक चले युद्ध के करीब 5 महीने बाद 24 अगस्त की सुबह पहली बार गोलीबारी की गई और इसके बाद हिंसा की ताजा घटनाएं शुरू हुई। संघर्ष के कारण अम्हारा और अफार क्षेत्रों से स्थानीय नागरिकों का पलायन शुरू हो गया है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।